नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग एग्जीबिशन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी ने किसान मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने हरेला गार्डन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। साथ ही कई जिलों के 9 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। विश्वविद्यालय की किताबों का विमोचन किया गया। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान, विधायक शिव अरोड़ा, किच्छा विधायक तिलकराज बेहर मौजूद रहे। तो विश्वविद्यालय की किताबों का विमोचन भी किया गया। 116वें अखिल भारतीय किसान मेला का शुभारंभ किया गया है। इससे किसानों की समस्याओं का जो समाधान होगा उसमें मदद मिलेगी। तो सीएम धामी ने किसान मेले का शुभारंभ किया है। 9 किसानों को सम्मानित भी किया गया। वही खबर देहरादून से है, जहां SGNPM इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 3 दिन एशिया अग्रणी हार्टी एंड ऑर्गेनिक एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। एग्जीबिशन का शुभारंभ हरिद्वार लोकसभा के मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शनी से आयुर्वेद, कृषि, बागवानी के साथ साथ नई तकनीकों के विषय में जानकारी मिलती है, जो हमारे लिए बेहद उपयोगी होती है। उन्होंने देखा है कि प्लास्टिक का जो विकल्प यहां देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण और पृथ्वी को बचा सकते हैं। उन्होंने आयोजकों को इस तरह की प्रदर्शनी के आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो प्रदर्शनी में नई तकनीकों की मिलेगी जानकारी। 3 दिन प्रदर्शनी का आगाज हो गया है। एग्जीबिशन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं भी दी है आयोजनकर्ताओं को। जो आर्टिजन्स हैं उनको भी मौका दिया गया है, और जो हमारे देश के बड़े संस्थान हैं, DRDO, उनकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी है। सर्वोदय इंडिया, PJBNL जैसे तमाम बड़ी संस्थाओं ने भी यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन कराई है। और जो हमारे गांव में जो महिलाएं अपना समूह चलाती हैं, छोटे छोटे रोजगार जनरेट करती हैं, तो उन सबको यहाँ पर अवसर दिया गया है। जो लघु उद्योग भारती है उनको बहुत बधाई दूंगा। और निश्चित रूप से जब लोग देखते हैं, सामने देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो उससे प्रेरित होते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे प्रेरित होंगे और कुछ अपने नए स्टार्टअप करने की प्रेरणा होगी। वाइब्रेंट उत्तराखंड इसका नाम हमने दिया है। ये पहले हम हरिद्वार में आयोजित किया हमने 2 साल तक। ये 3rd एडिशन है जो हम देहरादून में आयोजित कर रहे हैं। इसमें लगभग 150 स्टॉल लगे हैं और लगभग देश के 10-12 राज्यों से कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, CSIR, DRDO, इस तरह के कई इंस्टीट्यूट बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। जो उनकी अनुसंधान है नए वो बच्चों को और या जो विजिटर हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं उनके सामने। वहीं उत्तराखंड में साइबर हमले से सरकारी कामकाज पिछले 3 दिनों से ठप पड़ गया है। उत्तराखंड सचिवालय में ई-फाइल से लेकर जिलों तक ई-ऑफिस के जरिए होने वाला कामकाज पूरी तरह से बंद है। ITD के डेटा सेंटर से होस्ट होने वाली सभी 146 एप्लीकेशन वेबसाइट बंद है, जिनमें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों के साथ सचिवालय में ई फाइलिंग का भी काम ठप पड़ा है। तो वहीं पर्यटन विभाग के एप्लीकेशन भी काम नहीं कर रही। आम जनता के अपूनी पोर्टल के तहत बनने वाली जरूरी प्रमाण पत्र भी पिछले 3 दिन से नहीं बन पा रहे। साइबर अटैक को लेकर भले ही शासन प्रशासन के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हो, लेकिन इस साइबर अटैक से अगर कोई परेशान हुआ तो वह राज्य की जनता है, जिसके सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये ऑफिस के
तमाम काम रुके हुए हैं, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशंस रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर की टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 वीएम्स बोलते वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के हल्के आज, जैसे कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था, और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, और हर एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के। उत्तराखंड के सभी सरकारी विभाग साइबर अटैक के जद में आए, और जिस तरीके से ये साइबर अटैक किया गया, उससे सीधे तौर पर जो सरकारी सेवाएं थी वो पूरी तरीके से पूरे दिन बाधित नजर आई। सचिवालय समेत सीधे महत्वपूर्ण जो विभाग थे, वहां पर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि चाहे वो सीएम हेल्पलाइन नंबर हो या फिर डाटा सेंटर का हो, सभी इस साइबर अटैक से जूझते नजर आए। कोई ऐसी प्रक्रिया उस दौरान यहाँ तक देखने को नहीं मिली। ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट सर्विस यूकॉन, वो भी इसकी जद में आता हुआ नजर आया, और पूरी तरीके से साइबर अटैक उत्तराखंड के लिए खिला देने वाला कहा जा सकता है। सरकारी सिस्टम टॉपिक से नहीं आए, और अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस साइबर अटैक के बाद प्रशासन, ये कह सकते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, वो भी अब अपने आप को हरकत में बताया नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से काम यहाँ पर किया गया है, ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार फिर ये जरूरत महसूस होने लगी है कि उत्तराखंड की जो इंटरनेट या जो दूसरी सर्विस सेवाएं हैं, उनको सिक्योर करने के लिए एक बार फिर से इसका ऑडिट कराया जा सके, ताकि इसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर ना हो। लेकिन जिस प्रकार से हमला हुआ था, ऐसे में सरकार को सजग रहने की बेहद आवश्यकता है। कैमरामैन तुम्हारे साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं उत्तराखंड में डीजीपी को लेकर रेस जारी है। डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने 3 नामों का पैनल भी भेज दिया है, जिसमें दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल है। इस पैनल में पिछले करीब 10 महीनों से डीजीपी का दायित्व निभा रहे अभिनव कुमार का नाम भी शामिल नहीं है। यूपी केडर के चलते अभिनव कुमार पैनल से बाहर हो गए हैं। वहीं इस पैनल में पहले नंबर पर 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ का नाम शामिल है। वहीं पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम भी शामिल है। वहीं दीपम सेठ के डीजीपी बनने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। वहीं प्रशासनिक उत्तराखंड में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं जारी रखता है। यह हम नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें आयोग, निगम, परिषद और कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य भले ही सीमित संसाधनों का प्रदेश कहा जाता हो, लेकिन यहाँ पर परंपराएं कुछ ऐसी बन जाती हैं जो राज्य के लिए एक बोझ नजर आती है। इस बार एक परंपरा ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार देने का काम लगातार तमाम सरकारों में किया जा रहा है। आलम यह है कि दूसरे काबिल अधिकारियों के लिए ये परंपरा बोझ बनती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही उनके मनोबल को तोड़ती हुई भी नजर आती है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर तैनात 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी की बात करें तो उन्हें दूसरी बार 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। इससे पहले मुख्य सचिव रहे डॉक्टर एसएस संधू को भी एक सेवा विस्तार दिया गया था। उत्तराखंड कई महीनों में ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर एक आईएएस अधिकारी 2 बार मुख्य सचिव बनता है। मुख्य सचिव बनने और सेवा विस्तार होने के बाद कई आयोग में अपनी सेवाएं देता है। यानी अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो उत्तराखंड में कभी कोई ना हो। सेवा विस्तार की अगर हम बात करें तो कई अधिकारियों की लंबी फौज दिखाई देती है जो सरकार की कृपा दृष्टि पर बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा निगम के 3 निदेशकों की जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। उत्तराखंड में
डीजीपी का पद भी कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर भी एक्सटेंशन पर हैं। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदय राज जी तो सेवा विस्तार के बाद भी एक्सटेंशन के जरिए जिला अधिकारी बने हुए हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ पर भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव रहे सुभाष कुमार की नियामक आयोग में अध्यक्ष पद पर तैनात है। आईएएस अधिकारी आलोक जैन, एस रामास्वामी आईपीएस रहे। अनिल रतूड़ी सेवा अधिकार आयोग के पद पर रहे। मुख्य सचिव रहे रविशंकर पर्यावरण प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर रहे। शत्रुघ्न सिंह रिटायरमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त रहे। इतना ही नहीं, उसके बाद भी यूसीसी के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे। आईएएस की एक और लंबी सूची दिखाई देती है। इस लिस्ट में कुछ और नाम भी दिखाई देते हैं। एनएस नपच्याल, डीके कोठिया, आरसी पाठक, सुरेंद्र सिंह रावत सेवा विस्तार के बाद भी अपनी सेवाएं देते रहे। ये परंपरा इसलिए घातक है क्योंकि सरकार के द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वाले एक्सटेंशन से दूसरे क्षमतावान यानी काबिल अधिकारियों के मनोबल पर बुरा असर डलता हुआ नजर आता है। तभी तो अब राज्य के तमाम बड़े नेता इस परंपरा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो ये तक कह रहे हैं कि ये परंपरा राज्य के लिए सही नहीं है। और कोई भी सरकारी कर्मचारी है, देखिए हर कोई प्रोन्नति चाहता है, हर कोई प्रमोशन चाहता है, और अगर उसको रोका जाता है तो निश्चित रूप से केवल उसके मन में नहीं, पूरी ब्यूरोक्रेसी में उसका गलत संदेश जाता है कि इनके पास क्या अच्छे लोग ही नहीं हैं, क्या इनका भरोसा ही नहीं है। तो इस तमाम बातें मॉरल डाउन होता है। तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। उससे कुल मिला करके जो जन सामान्य के जो काम हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर उसका मन ठीक नहीं है तो जन सामान्य के कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य में काबिल अधिकारियों की लंबी फौज है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम रिटायर होने वाले लोगों को समय पर रिटायर नहीं करेंगे और ऐसे सेवा विस्तार देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनका हक मारा जाएगा। जो क्यू में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं इससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जन्म लेता है, और एक व्यक्ति जिसका समय आ रहा है बनने का वो कहीं ना कहीं शुद्ध होता है तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। बाकी पूरे जो नीचे हायरार्की है उस पर फर्क पड़ता है। अगर आप इस तरह से बार बार, एक बार चलो मान लिया किसी ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल काम किया है अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, उसको आप दे भी दें, लेकिन आप जिस तरह से परिपाटी चल पड़ी है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उत्तराखंड एक सुरक्षित ठिकाना बनता हुआ पहले से ही नजर आता रहा है, जहां पर सेवा के दौरान भी और सेवा विस्तार के बाद भी अधिकारी सीट पर बने रहते हैं। ऐसे में क्या राज्य के लिए ये सही परंपरा है? जरा सोच कर देखिए। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। बढ़ते आगे, यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने बताया कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने, सशक्त भू कानून की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के तो प्लेन्स की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहे हैं। गांव शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, मैंने उसमें तो मूल्यवान भू कानून, राजधानी गैरसैंण और पर संपत्तियां, ये हमारे 4 मुद्दे मुख्य होंगे। पर संपत्तियां आप देख लो, करीबन 1,30,000 करोड़ से ऊपर के आज के मूल्यांकन के हिसाब से पर संपत्तियां यूपी के पास है, जबकि इस समय डबल के ट्रिपल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और केंद्र में। तो आप बताओ इन्होंने ऐसे क्या किसी भी नवनिर्मित किसी राज्य के साथ ऐसा शौचालय व्यवहार नहीं हुआ जैसे कि उत्तराखंड
के साथ हुआ। क्या आप देख लिया हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र की 676 हेक्टेयर वहाँ पे जमीन है। यहाँ पे श्रीनगर में जाओ वहाँ पे भी जमीनें हैं। यहाँ कालागढ़ डैम है। मुख्यमंत्री वहीं कोटद्वार में जल संसाधन का नया कारनामा सामने आया, जहां कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते रिटायरमेंट के बाद भी सहायक अभियंता फाइलों पर साइन कर पेयजल कनेक्शन की अनुमति देते रहे। जल संस्थान के एई BR चौधरी का पिछले साल दिसंबर में रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जो अगस्त महीने में खत्म हो गया। लेकिन एई उसके बाद भी सितंबर महीने में नई फाइलों पर साइन करते नजर आए। सेवानिवृत्त होने के बावजूद एई ने कई पेयजल कनेक्शन की फाइलों पर साइन कर अनुमति दे डाली है। तो रिटायर कर्मचारी फाइलों पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं कोटद्वार में, जिसके बाद ये मामला भी संज्ञान में आया है। रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे हैं काम। जल संस्थान का नया कारनामा लगातार सामने आ रहा है। पेयजल के कई अनुसंधान, कई प्रोजेक्ट पर साइन किया है, कई फाइलों पर रिटायर कर्मचारी ने साइन किया है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर भीख मांगने वाले 2 लड़कियों और 2 लड़कों को घंटाघर और ISBT से चाइल्ड हेल्पलाइन देहरादून, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU, प्रोविजन टीम देहरादून द्वारा रेस्क्यू किया गया है। बच्चों की GD और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति को पेश किया गया है। बालिकाओं को बालिका निकेतन, बालकों को शिशु सदन में रखवाया गया है। तो वहीं रुड़की के आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाक्यू तोमर ने आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा कराए जा रहे निर्माण को अवैध बताते हुए कहा है कि बिल्डिंग का निर्माण सोलानी नदी में किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से अवैध है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन दिया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर ने चेतावनी भी दे डाली है कि यदि जल्द ही आरोग्यम हॉस्पिटल का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो भाक्यू तोमर बड़े पैमाने पर HRDA कार्यालय पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। इस दौरान भाक्यू के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि रुड़की के पास आरोग्यम हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से बेखबर बने हुए। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण किया गया तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। ये एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि HRDA द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम वहाँ पे HRDA में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा, ये आप लोग HRDA को ज्ञापन दिया। इसमें आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ रही है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बना है, यही आरोप है। तो निर्माण बंद हो, भूकंप भी आ सकता है, नदी भी आ सकती है, उसमें जो आदमी होंगे वो मर भी सकते हैं जब नदियाँ आएगी। भारत की भूमि से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करने का शिव भक्तों का सपना आज पूरा हो गया। यात्रियों के 5 सदस्यीय टीम ने पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओल्ड लिपू लेक से माउंट कैलाश के दर्शन किए। कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। केंद्र सरकार से
हरी झंडी मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन के लिए कमर कस ली थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके लिए बाकायदा एक टूर पैकेज घोषित किया था। उत्तराखंड विकास परिषद की पहल पर कुमाऊं मंडल विकास निगम ने माउंट कैलाश के दर्शन के लिए 5 दिन का टूर पैकेज बनाया है। इस पैकेज में भगवान शिव के 2 अन्य धाम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन भी शामिल है। देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।